हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का नाम देते हैं। बेटा ये चैप्टर फिज़िक्स में अगर आप हायर क्लासेस में भी जब जाएंगे तो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब बेसिकली हमने काइनेमेटिक्स मतलब पिछला चैप्टर जो मोशन का हमारे पास था बेटा, उसमें हमने मोशन को स्टडी किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये नहीं स्टडी किया था कि व्हाट कॉजेज मोशन, है ना बेटा। तो जब आप सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं बिना उसके कारण को जाने बगैर, तो उसको हम कहते हैं बेटा काइनेमेटिक, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन व्हेन यू डोंट टेक इनटू अकाउंट द फोर्सेस दैट कॉजेज मोशन, है ना, उसको बेटा हम काइनेमेटिक कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि व्हाट कॉजेज मोशन, यानी कि क्या क्या चीज़ जो मोशन की कॉज हैं, है ना, तो वो उसके बारे में बात करेंगे जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को डिफाइन करने से पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकती है, और जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक, आपको सबको ये बातें पता हैं कि क्या क्या कर सकती है फोर्स, लेकिन एक बार एक छोटा सा एक ब्रीफ बताना भी ज़रूरी होता है कि क्या क्या कर सकती है। तो फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव, है ना, ये तो कर सकती है। आपको पता है कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बेटा उसको हम मोशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बेटा? बाय अप्लाइंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक, तो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। दूसरी चीज क्या कर सकती है फोर्स? फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी कम टू रेस्ट। भाई आपकी कार है ना, कार है, मोटरसाइकिल है, आप क्या करते हैं जब वो मूव करती है तो बेटा ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक लगाने से वो कार क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो मूविंग बॉडी को रोकने के लिए भी क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स एक तो स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकती है, दूसरा मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ला सकती है, तीसरा और क्या कर सकती है बेटा? इमेजिन करिए, फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है ना, तो वो भी पॉइंट हम लिख देंगे कि फोर्स कैन चेंज। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को क्या कर सकती है? ये भी काम कर सकती है बेटा फोर्स, जिसको हम कहते हैं ना फोर्स, ये भी चीज़ को चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है फोर्स? फोर्स बेटा किसी भी बॉडी की स्पीड को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है ना। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर रही है बेटा, जैसे कि मान लो स्पीड कम है तो फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही किसी बॉडी की स्पीड अगर ज़्यादा है, फोर्स लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स ये भी कर सकती है। और एक और चीज़ है कि फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी। बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप हथौड़ा मारेंगे तो वो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगी ना, तो उसकी डायमेंशंस में चेंज आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फोर्स कर सकती है, और इसी के बेसिस पे हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए पुश
और पुल। बेटा कभी भी कोई चीज़ को हम खींचते हैं तो हम कहते हैं ना फोर्स लगाया, किसी भी चीज़ को हम धक्का देते हैं तो हम कहते हैं हमने फोर्स लगाया, यानी कि पुश करने पे भी फोर्स लगाया, पुल करने में भी फोर्स लगाया। तो एक मतलब सिंपल डेफिनेशन में कि इट इज द पुश और पुल विच चेंजेस या तो वो चेंज करेगी और टेंड्स टू चेंज। भाई कोई चीज आप जब फोर्स लगाते हो, है ना, तो या तो वो चेंज करेगा या वो चेंज को टेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि आप एक टेबल को पुश कर रहे हैं, अब टेबल नहीं खिसक रहा है, तो आपने तो कोशिश करी ना, आपने तो फोर्स लगाई, तो यू आर ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ द टेबल, है ना। तो टेंड्स टू चेंज वो भी हो सकता है, आपने फोर्स तो लगाई, और हो सकता है कि वो टेबल एक्चुअल में मूव कर जाए, यानी कि हो सकता है कि वो एक्चुअली में उसकी पोजीशन चेंज कर जाए। तो यही बात हो गई, इट इज द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट की स्टेट को चेंज करना, रेस्ट से वो मोशन में लाए, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, और डायरेक्शन, अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी हम फोर्स लगाते हैं। तो ये चीज हो गई। तो इट इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, है ना, और एन ऑब्जेक्ट, है ना, बॉडी या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, व्हेन अप्लाइड ऑन इट, है ना, जब उसके ऊपर हम फोर्स को लगाते हैं बेटा। ठीक, तो अब ये तो एक तरह की डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो गई बेटा, कि फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि एक सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करती है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है। इसीलिए डेफिनेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करने से पहले हमने ये लिख लिया कि भाई फोर्स क्या क्या कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। ठीक, तो पहले इसको हम एक प्रॉपर डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन ए नंबर of forces which are applied on a body does not change its state of rest or motion or direction, then it is called as balanced force। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं कि बुक, ठीक है, लाइंग ऑन ए टेबल। सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई टेबल है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है। अब मान लो लेट अस से ये हमारे पास कोई टेबल नुमा चीज़ हो गई। ठीक है, अरे टेबल बन जाओ भैया, ये हो गया टेबल। ठीक, इस टेबल के ऊपर ये हमने बुक रख दी है। ठीक है, सिंपल तरीके की बुक हो गई। इसको थोड़ा सा शेड भी कर दिया ताकि ये बुक हो गई। अब देखिए होता क्या है कि बेटा जब आप देखिए ये टेबल पे बुक रखी है, तो एक तो उसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो ये जो वेट लगा वो डाउनवर्ड लगा,
इसको हम कहते हैं बेटा वेट, जिसको आप mg से डिनोट करते हैं ना। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई कि आप वेट को जानते हैं कि वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। इतना तो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये टेबल पे ये जो बुक रखी हुई है, क्या ये नीचे जा रही है? नहीं। क्या ये ऊपर जा रही है? नहीं। क्या ये साइड में जा रही है? नहीं। आप टेबल के ऊपर जब बुक रखते हैं बेटा, तो वो टेबल के ऊपर ही रहती है ना, उसका मोशन तो होता नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो फोर्स तो वेट तो नीचे लग रहा है, तो टेबल इस बुक के ऊपर क्या दिखाती है? एक रिएक्शन दिखाती है। वो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा आर से, है ना। तो अब देखो वेट नीचे लग रहा है, रिएक्शन जो टेबल ने बुक को दिया, टेबल ने बुक को दिया, वो हो गया रिएक्शन। वो किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। अब अगर ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस्ड हो गई, यानी कि बराबर हो गई, तो बेटा कंडीशन आप जानते हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो फोर्स क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, है ना। इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। अब देखो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि जो फोर्स नीचे लग रही है उसी मैग्नीट्यूड की, उसी अमाउंट की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, तो बेटा नेट फोर्स नहीं मिलेगी ना बेटा, नेट फोर्स ही मोशन को कॉज करेगा। तो इसको हम कहते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्स। फोर्स तो लग रही है लेकिन इट टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, चेंज कर नहीं रही लेकिन कोशिश कर रही है कि वो फोर्स इसकी पोजीशन को चेंज कर सके, लेकिन चूंकि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो बेटा वो बैलेंस कर गई फोर्स को। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो बेटा जो फोर्स बैलेंस नहीं है वो क्या करेगी? उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस which are applied on a body changes। अब देखो चेंजेस यानी कि टेंड्स टू चेंज नहीं कर रही, बल्कि एक्चुअल में वो क्या कर रही है? चेंजेस ऑन ए बॉडी, चेंजेस द स्टेट ऑफ क्या? रेस्ट, और क्या? मोशन और डायरेक्शन, है ना बेटा। या तो उसके रेस्ट की पोजीशन को चेंज करेगी, या मोशन की पोजीशन को चेंज करेगी, या डायरेक्शन को चेंज करेगी। देन इट इज कॉल्ड एज क्या कहेंगे बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना बेटा, ठीक है। उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, जमीन की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। अब जैसे सपोज कर लो कि ये हमारे पास लेटर से कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास लेटर से नीचे गिर रहा है, तो बेटा कंडीशन क्या हो गई कि इस सिचुएशन में उसका वेट किधर लग रहा है बेटा? नीचे लग रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को रिएक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही ना, तो बेटा इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगी? उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को या डायरेक्शन को क्या करेगी? चेंज कर जाएगी। इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बेटा हमने ऑलरेडी मोशन के चैप्टर के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ज़रूर मेंशन करेंगे, और वो है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये हुआ कि बेटा जब तक इसके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करें, हमेशा इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी वो अधूरी होगी। तो फोर्स, अगर हमने कहा किसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन लग रही है, तो
तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो जब तक हम फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर देंगे वो इंफॉर्मेशन अधूरी मानी जाती है। इसीलिए क्योंकि वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट रिक्वायर्स क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। तो इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स, है ना, डिस्क्रिप्शन कह लीजिए या फॉर इट्स मेजरमेंट कह लेंगे, नहीं डिस्क्रिप्शन कह लो, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है शब्द है, मज़ेदार शब्द है, फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन। उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। अगर एक ही इंफॉर्मेशन होगी तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। आइए अब हम बात करते हैं उसी के बारे में जिसके बारे में ये चैप्टर की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं बेटा लॉज ऑफ मोशन। लगभग अगर देखा जाए तो 1686 में, है ना, बहुत पहले का टाइम था, न्यूटन साहब ने ये 3 लॉज ऑफ मोशन दिए बेटा। और ये आज भी हमको मोशन को बेटा बहुत अच्छे से, जिसको कह सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं, या मोशन के बारे में जानकारी हमको जिसको हम कह सकते हैं वो दे सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले तो हम लॉ लिखेंगे और फिर उस लॉ को समझते चलेंगे कि उस लॉ का मतलब क्या है, ठीक। तो न्यूटन से फर्स्ट लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट a body continues to be in a state of rest or in motion unless and until some external force is applied on it। मतलब कोई भी बॉडी खुद ब खुद अपने रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगी और ना ही कोई भी बॉडी खुद ब खुद मोशन में आ जाएगी। हमने मान लीजिए पेन को पकड़ा और हमने कहा पेन उड़ जा, क्या उड़ गई? नहीं ना बेटा। तो कोई भी बॉडी खुद ब खुद अपने रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, है ना। कोई कार आ रही है और हमने से हाथ रखा, हमने कहा कार रुक जा, रुक जाएगी क्या? नहीं, कार आपको उड़ाते हुए निकल जाएगी। तो बेटा वही कंडीशन हो गई, कोई जादू नहीं है। यानी कि हमने कहा कि बॉटल उड़ जा, टेबल पे रखी हुई बॉटल उड़ जा तो बॉटल उड़ गई साहब, ऐसे नहीं होता। जब तक कोई फोर्स ना लगे कोई भी बॉडी अपने रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन की स्टेट को भी चेंज नहीं करेगी। इसको हम कहते हैं बेटा इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या है? इनर्शिया। तो इनर्शिया वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो खुद ब खुद अपने रेस्ट की स्टेट को या अपने मोशन की स्टेट को वो चेंज नहीं कर सकती, और वो किसी भी तरह की अप्लाइड फोर्स अगर हम लगाएं तो वो उसको क्या करेगी? कोशिश करेगी, अपोज करने की कोशिश करेगी, है ना, ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज ना कर सके। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया होता क्या है? अरे ये कैसे आ गया पीले सफेद कलर का? ठीक, तो इनर्शिया इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, बॉडी की टेंडेंसी होती है ना, टू
oppose the change in its state of rest और मोशन। ठीक, तो अपने खुद ब खुद कोई भी बॉडी खुद ब खुद क्या कर सकती है, रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी, और अगर मोशन में है तो वो खुद ब खुद रेस्ट पे नहीं आएगी। तो इट टेंड्स टू अपोज द चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन तरह का होता है। पहला जिसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये क्या होता है बेटा, यानी कि बॉडी उसको अपोज करेगी, अपने टेंडेंसी टू अपोज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज the change in its state of rest, है ना। यानी कि अपने रेस्ट पे जो अगर बॉडी है तो रेस्ट की पोजीशन को खुद ब खुद चेंज नहीं करेगी, उसको कहते हैं इनर्शिया है भाई। ये देखो हम गलत लिख गए, इंटर्शिया लिख गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना। तो खुद ब खुद रेस्ट से वो मोशन में नहीं आएगी, उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जिसको हम कहते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, क्या होता है ये इनर्शिया ऑफ मोशन? बिल्कुल जैसे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है वैसे ही टेंडेंसी होती है। इट इज दी tendency of a body to oppose the change in its state of motion। ठीक, तो अपने मोशन की स्टेट को वो चेंज खुद ब खुद नहीं कर सकती, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा जिसको हम कहते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? बेटा देखो, हमने किसी बॉडी को थ्रो कर दिया और बीच हवा में कहा आ जाओ भैया आ जाओ, हमने तुमको फेंक दिया, आ जाओ वापस मेरे हाथ में आ जाओ, आ जाएगी क्या? नहीं, खुद ब खुद अपने डायरेक्शन को चेंज करके नहीं आ सकती बॉडी। तब आएगी जब उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे? फोर्स। उसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा अगर हमने किसी बॉडी को एक डायरेक्शन दे दी और उसको मोशन प्रोवाइड कर दिया तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर क्या ना लगे? फोर्स ना लगे। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसके बारे में बिंदी डाल देते हैं। क्या है? इट इज दी टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज क्या? द चेंज इन its to oppose the change in its direction of motion, है ना बेटा, ये कहेंगे in its direction of motion। इसको हम कहते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया जो कि ये कहता है कि बेटा कोई भी बॉडी खुद ब खुद अपने रेस्ट की स्टेट को, मोशन की स्टेट को या डायरेक्शन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो चेंज करेगी तो बेटा तभी करेगी जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक, ये तो आज के लिए हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है और आज के लिए तो इतना ही बहुत है बेटा।
सिर्फ एक डेफिनेशन की बात थी और थोड़ा सा चीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्लास में बेटा ध्यान रखिए, हम सेकंड लॉ थर्ड लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे जानेंगे कि क्या मतलब उनका होता है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।